डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लैनेट। अगर हमको इसका डिस्टेंस निकालना है तो और डिस्टेंस निकालेंगे मून का या किसी भी प्लैनेट का, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालेंगे कहाँ से? हम हैं कहाँ पर? हम तो अर्थ पर है ना, तो हम अर्थ से निकालेंगे उसका डिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले मैं अर्थ की सरफेस बना लूंगा यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि जैसे हम खड़े होते हैं ना, कहीं पर भी जमीन पर खड़े होते हैं तो हमको तो ये लगता है कि ये फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो कर्व सरफेस होती है। अब क्योंकि वो कर्व सरफेस एरिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम तो उसके बिल्कुल बहुत ही छोटे से मामूली से हिस्से पर खड़े हैं। तो हमको देखने से वो ऐसा लगता है कि जैसे हम स्ट्रेट लाइन सरफेस पर खड़े हुए हैं, लेकिन वो हल्का सा कर्व उसमें होता है। तो मैं आपको यहाँ पर अर्थ का सरफेस बताता हूँ कि अर्थ का सरफेस ऐसा होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये अर्थ है। यहाँ मेंशन कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। और फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि हमने सरफेस ऑफ अर्थ पर कोई दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो हमने यहाँ ले लिया एक पॉइंट ए और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। और हम जिसका भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं या तो मून का या किसी भी प्लेनेट का, तो हमने उसको ले लिया कि वो पॉइंट पी पर है। मान लीजिए यहाँ पर, इसको बोल दीजिए आप पॉइंट पी। इस पॉइंट पी को ए से ज्वाइन करिए और इस पॉइंट पी को बी से भी ज्वाइन करिए। ए से ज्वाइन कर दिया और बी से ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया एस और एक पॉइंट ले लिया हमने एस डैश ले लिया। हमने कहा कि जैसे ये तो पॉइंट पी है, ये कोई एक प्लेनेट है या कोई मून है, और बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन पाथ में, स्ट्रेट लाइन में, यानी यहाँ पर ये ले लिया एस डैश। ऐसे ही बी के बिल्कुल सामने, बिल्कुल इसके सामने ये भी पॉइंट हो गया एस डैश, एस डैश। एस डैश क्या है, पी क्या है, ए बी क्या है, ये सारे मैं अभी आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये जो नीचे है ये पूरा का पूरा बेटा अर्थ है, ये पूरा का पूरा अर्थ है। और ये अर्थ की सरफेस है। अर्थ की सरफेस पर दो जगह से अलग अलग इसको, मून को या किसी भी प्लेनेट को ऑब्जर्व करा जा रहा है। ए से पी तक का डिस्टेंस मान लीजिए एस, बी से पी तक का डिस्टेंस पी मान लीजिए एस, और ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए और इस लेंथ को बोल दीजिए स्मॉल बी। इस लेंथ को बोल दीजिए आप स्मॉल बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक काम करना है कि ये डायग्राम सभी बच्चों ने बना लिया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आप नोट कर लीजिए, लिखिएगा कि वी आर रिक्वायर्ड टू मेजर द डिस्टेंस एस ऑफ द मून। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट बनाकर, वी आर रिक्वायर्ड टू मेजर द डिस्टेंस कैपिटल एस, डिस्टेंस कैपिटल एस of the moon or a far away planet
यहाँ लिखिएगा कैपिटल P, मतलब या तो मून है या कोई प्लेनेट है, उसके जहां पर वो लोकेटेड है उस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट कैपिटल P। ये मैं करना चाहता हूँ। और जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया S, कैपिटल S, उस डिस्टेंस को मान लिया। जैसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल S ही लेते हैं, तो इसलिए उसको हमने S मान लिया। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा लेट अ वेरी distant planet is located at a point S dash, at a point S dash। एक बहुत ज्यादा दूर कोई प्लेनेट है तो वो S dash डिस्टेंस पर मान लीजिए लोकेटेड है। तो जनरली क्या करा जाता है, ये जो होती है ना एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो होती है, इसमें जनरली ये माना जाता है, कुछ चीजें अज्यूम कर ली जाती हैं कि जो डिस्टेंट प्लेनेट है, डिस्टेंट प्लेनेट जो है उनका जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। अर्थ का मेरे को मालूम है क्योंकि अर्थ जो है वो लगातार घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है दूसरे प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में भी, और अपनी एक्सिस पर भी वो रोटेट होती रहती है अर्थ। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं इसमें कि जो बहुत दूर जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन कभी चेंज हो ही नहीं रही, और उनकी पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो हम ये मान लेते हैं कि अर्थ से उनका डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। तो जब भी हम किसी भी प्लैनेट का या मून का डिस्टेंस निकालते हैं अर्थ से, तो हम किसी ना किसी रेफरेंस के तौर पर हम किसी ना किसी फार ऑफ प्लैनेट को लेकर चलते हैं। तो ये फार ऑफ प्लैनेट को मैंने मान लिया कि एस डैश पोजीशन पर फिक्स है, ये यहाँ पर एस डैश पोजीशन पर फिक्स है। तो फिर इसमें हम क्या बोलेंगे, हमने ये कहा कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर यानी कि हम, जब हम पॉइंट ए पर थे, जब हम पॉइंट ए पर थे तो हम नहीं थे बेसिकली यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या रखा, एक सेक्सटेंट रखा, और सेक्सटेंट से हमने एंगल मेजर करा कि यहाँ से ये वाला प्लेनेट जो है ये कितना एंगल बना रहा है। ये प्लेनेट तो मुझे दिखाई दे रहा है और ये जो मून है, मून भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने मून के और इसके बीच का एंगल निकाल लिया। बेटा ये वाला एंगल हमने मान लिया फाई 1, फाई 1। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जीरो होता है ना, जीरो, जीरो को बीच में से ऐसे काट देते हैं तो इसको बोल देते हैं फाइव, इसको फाइव बोल देते हैं, फाइव। समझ गए? अरे हिंदी समझ में आती है ना? सर ये फा है ना? क्या? ये फा है ना? फा फा हाँ, फा फा फाइव। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? यस सर। ओके सर। तो इसको फाइव बोलते हैं। सर हिंदी छूट गई पिछले साल, हाँ हिंदी छूट गई पिछले साल। हाँ, वही ना, हिंदी आप लोग कहाँ कर रहे होगे, छूट गई। ठीक है, चलिए। तो हमने कहा कि ये वाला एंगल फाइव 1 हो गया, और फिर हम कहेंगे कि ये जो मैंने ए और बी को ज्वाइन करा है एक सेंट्रल स्ट्रेट लाइन से, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो आप ये देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दे आर पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, बिकॉज दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये फाई 1 है तो ये भी फाई 1 हो गया। सिमिलरली पॉइंट बी से इस फार ऑफ प्लैनेट को देखूंगा तो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल हो जाएगा फाई 2। तो जब ये वाला एंगल फाई 2 है तो ये वाला एंगल भी फाई 2 हो जाएगा, फाई 1 और फाई 2। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। फाई 1 और फाई 2 अगर समझ में आ गया है तो हम ये कहेंगे कि हम ये कहेंगे यहाँ पर कि एंगल, ये मिटा लो बेटा इधर से, यहाँ पर हम लिखेंगे कि with the help of sextant we have measured angle PA S dash
is equal to phi 1 and angle PBS dash is equal to phi 2। ये हो गया। तो हम ये बोलेंगे therefore एंगल और इस वाले पॉइंट को चाहे तो आप सी बोल दीजिए, इस वाले पॉइंट को सी बोल दीजिए। आप ये कहेंगे therefore एंगल ABC is equal to phi 1 and angle BPC is equal to phi 2। रीजन में लिख देना alternate interior angles, alternate interior angles। ये हो गया। So total parallactic angle, so total parallactic angle अब याद करिएगा पैरालैक्स मेथड में आपको क्या बताया था कि जिस चीज को हम देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को देख रहा था, तो जिस चीज को हम देख रहे हैं दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर मी। मैंने एक बार सेक्सटेंट से यहाँ पर एंगल मेजर करा, इसका मतलब मैं यहाँ पर ऑब्जर्वर है, एक बार यहाँ पर ऑब्जर्वर है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट एंड दिस पॉइंट, इनके बीच में जो टोटल एंगल बनता है उसी को हम पैरालैक्टिक एंगल बोलते हैं। तो टोटल पैरालैक्टिक एंगल is equal to angle APB, एंगल APB। बेटा किसी को भी अगर ये डायग्राम समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। एंगल APB ये हो गया phi 1 प्लस phi 2, phi 1 प्लस phi 2। ठीक है, उसके बाद मैंने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं मैं ये वाले पॉइंट्स मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे कि यहां से A से B तक का, यहाँ पर एक आर्क बना लीजिए, ऐसे A से लेकर B तक एक आर्क बना लीजिए और यहाँ लिखिएगा आर्क AB is approximately equal to AB। Arc AB is approximately equal to AB is equal to B और ब्रैकेट में लिखिएगा से। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि अर्थ बहुत बड़ी है और उस बहुत बड़ी पर अगर मैं एक छोटी सी आर्क की बात करता हूँ तो मैं अगर किसी दूसरे प्लेनेट से खड़ा होकर देख रहा हूँ तब तो मुझे वो आर्क नजर आएगी और मैं अर्थ पर ही हूँ। तो मैंने ये कहा कि लगभग लगभग वो जो आर्क है वो लगभग लगभग मुझे स्ट्रेट लाइन की जैसे ही दिखाई देगी। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि अगर ये आर्क AB है ना उसको आप अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन AB के बराबर मान लीजिए। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन AB है इसको मैंने बोल दिया इज इक्वल टू B से। ठीक, हमने ये कह दिया, ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक एंगल आ गया, ये दूसरा एंगल आ गया और दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया तो टोटल पैरालैक्टिक एंगल आ गया। उसके बाद मैंने बोला कि आर्क AB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB is approximately equal to AB because arc AB is very small। क्योंकि arc AB बहुत बहुत छोटी है तो हमने कहा लगभग arc AB लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन के बराबर ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माना। फिर हम कहेंगे सर हम ये कहेंगे ना कि पेरिफेरी ऑफ आर्क AB इज वेरी स्मॉल। पेरिफेरी ऑफ आर्क AB मतलब वही है ना, उसका लेंथ ही तो है बेटा, आर्क AB का मतलब उसकी लेंथ अच्छा, है ना, वो वही चीज होती ओके सर। है। इज वेरी स्मॉल, तो हमने बोला वो AB के ही बराबर है और फिर कहेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R वेयर S इज क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R
एस होता है बेटा लेंथ ऑफ आर्क और आर होता है रेडियन। रेडियस ऑफ क्या सेक्टर। सेक्टर याद आ गया, सेक्टर नहीं बन गया ये, हाँ सर। है ना। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ऊपर आर्क आ गया और नीचे रेडियस आ गया, ठीक। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल टू, मैं इसके आगे ही लिख रहा हूं, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बी, ठीक। ये फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर, इसलिए मैंने एस लिखा है, ये वो वाला एस नहीं है जो मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक। और रेडियस ऑफ सेक्टर यहाँ पर रेडियस एस है, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन हो तो चाहे तो एस अपॉन आर मत लिखो, आप एस अपॉन आर हटाई दो, आपको कंफ्यूजन होगा। आप सीधा सीधा लिखिए थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सेक्टर, ये लिखिए जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि आर्क की लेंथ जो होती है उसको हम एस बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला 10th क्लास में नहीं था। तो ये तो आपने पढ़ा है ना, लेंथ अपॉन रेडियस, समझ गए। यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद हम कहेंगे तो मैं इधर कर रहा हूँ, इधर देखिएगा। तो s is equal to v upon theta, क्योंकि we are required to calculate this distance s, so s is equal to v upon theta, implies that s is equal to v upon theta। ये पूरा एंगल कितना आया, phi 1 plus phi 2, phi 1 plus phi 2। So this is how distance of moon or a far planet is calculated using parallax method। इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए बेटा, इसमें से फर्स्ट यूनिट में से ये पैरालैक्स मेथड जरूर पूछा जाता है, पैरालैक्स मेथड जरूर पूछा जाता है। इसके साथ साथ कई बार ना कोई न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल किस तरीके का बनेगा बता देता हूँ आपको, अभी पहले इतना नोट कर लीजिए। सर हाँ जी बताइए, बोलो। स्कूल में थी वो रेडियन। बेटा आवाज कट रही है, अब दोबारा बोलना बेटा। सर स्कूल में थीटा को लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियन बताया था। ना 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 ना, ये नहीं बताया था, क्या बताया था वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये थीटा जो है ना, थीटा तो एंगल ही होता है, ठीक। और ये आपको बताया होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सेक्टर, ठीक। और ये जो एंगल है ना थीटा, ये बोला गया होगा दिस थीटा शुड बी इन रेडियंस, ये बताया गया होगा, ठीक। अच्छा, आप सब लोग जो यस सर बोल रहे हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो ये थीटा निकाला था ना, आप लोगों ने थीटा की कैलकुलेशन नहीं करी थी 10th क्लास में। आप लोगों ने निकाला था कि ये जो लेंथ होती है, आपने लेंथ निकाली थी, इसकी सर्कमफ्रेंस निकाली थी सेक्टर की, और वो आपको ये पता होगा कि वो ये था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही करके आए हो ना आप लोग। और अगर यस आपसे सर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाता था तो आप करते थे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप बस इतना याद रखिए कि थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सेक्टर। मुझे एक दो चीजें और बताने दो, फिर उस चीज पर आता हूँ जो आपको स्कूल में बताया गया। हाँ रेन बताइए। सर मुझे बस ये समझ में आया सर, वो हमने ए बी जो था वो मतलब आर्क के इक्वल ले कैसे लिया, मतलब वो इतना ही तो छोटा है आर्क क्या? की इक्वल, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जब लेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है ना आर्क की, तो हम ये कह देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऐसा है कोई चीज, ये कर्व है, ये तो कर्व लेंथ है यानी कि आर्क है,
और ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये कहेंगे कि ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम लगभग लगभग कर्व को स्ट्रेट लाइन के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ओके ये एक assumption है। अभी तो आप थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़िए, अभी तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पर पहुंचो, तो उस चैप्टर में तो ये हो जाता है कि भाई ये बहुत छोटा है, तो आप इसको लगभग लगभग एक ट्राइंगल मान लो, और ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। और 90 डिग्री का एंगल क्यों माना? वो ऐसे ही नहीं है कि फर्जी मान लिया, समझ रहे हो? देखो, वो ऐसे माना गया कि हमने ये कहा कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों लेंथ इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये 45, ये 45, तो ये 90, तो आगे आगे इसको राइट ट्रायंगल भी मान लिया जाएगा। कई कैलकुलेशंस में ऐसा होगा। ठीक है, फिलहाल ये बता दीजिए पैरेलैक्स मेथड सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला अ, अगला नोट करेंगे कि ये मिटा रहा हूँ इधर से मैं। अच्छा, सभी बच्चों ने मैसेज देख लिया था ना टाइम से 8 बजे का? यस सर। देख तो 10 मिनट पहले देखा था। सर मैंने देखा था। अच्छा, तो कोई बच्चा लेट तो नहीं हुआ आज? सर मैं सर हूँ मैं आज। अच्छा विनायक, कोई बात नहीं बेटा, मैं ना रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और ओके सर। सर मैं भी आप ना, अभी क्या है कि मेरे कॉलेज की कुछ क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, यस और सर। वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, और वो रात को 9 से 10 चलेगी। कुछ क्लासेस हैं कॉलेज की जो अभी चली हैं, कितने दिन तक चलेगी पता नहीं। हो सकता ओके है सर। अगले हफ्ते भी ऐसा हो, तो मैं मंडे को ही आपको मैसेज डाल दूंगा। यस सर। ठीक है, तो सिर्फ एक क्लास आपकी जो है सफर करेगी, सिर्फ ट्यूसडे वाली, कि वो 8 से 9 हो जाएगी, 9 से 10 की बजाय। ओके सर। हाँ, तो आप ये मैसेज देख लेना। आज तो मैंने दोपहर में डाला था मैसेज, क्योंकि मुझे खुद ही ध्यान नहीं रहा था कि आप लोगों को बताना। ठीक है, यस सर। तो हालांकि कुछ दिनों की बात है ये, उसके बाद हो जाएगा सब ठीक। ओके सर। सिर्फ ट्यूसडे का रहेगा, बाकी आपका थर्सडे सैटरडे सेम रहेगा। यस सर। ठीक है, वो भी कुछ दिन की बात है, आगे टाइम चेंज हो गया तो मैं बता दूंगा, फिर अपना वही फिक्स टाइम रखेंगे 9 पे। बस आप मैसेज चेक कर लीजिए। ये बता रहा हूँ मैं। अगला टॉपिक लिखेंगे ये तो हमने निकाला कि जैसे हमारा मून है, तो मून का डिस्टेंस अगर अर्थ से निकालना है, तो वो का एक मेथड हो गया पैरेलैक्स मेथड। उसके बाद अगला लिखेंगे हाउ टू मेजर, हेडिंग डालिएगा हाउ टू मेजर द diameter of moon, how to measure the diameter of moon or any other planet, diameter of moon or any other planet। ये हेडिंग डालिएगा, और फिर एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा। इसमें देखिए, हम फिर से उसी तरीके का करेंगे कि यहाँ पर अर्थ है, मैंने बोला कि इधर अर्थ है, और कुछ दूरी पर यहाँ एक प्लेनेट है या मून है, तो अब मुझे मून की दूरी नहीं निकालनी है, क्योंकि दूरी निकालने का मेरे पास मेथड है, पैरेलैक्स मेथड से मैंने दूरी निकाल ली है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मून है, MOON, दिखाई दे रहा है सभी को? थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, मून लिखा है इसके अंदर, MOON मून। ठीक है, या हटाओ, मत लिखो इसके बीच में, मत लिखिए, रहने दीजिए। एक डायमीटर बनाइए, ये मून का डायमीटर है, और एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमने मून का डिस्टेंस निकाला था ना अर्थ से, तो हम दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे, अब एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे इसके दो अलग अलग कॉर्नर्स। कैसे? मैंने कहा ये वाला ऐसे, ये वाला
ऐसे, ठीक है। चलिए जी, इसमें जहां पर हम खड़े हैं उस पॉइंट को मैंने बोल दिया बेटा ओ, इस पॉइंट को बोल दिया ओ। आई एम ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मून को, ठीक है। अच्छा, और जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, एक पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, और यहां से यहां तक का मून से अर्थ तक का डिस्टेंस वो हम एस लेते हैं, जो हम पैरेलैक्स मेथड से निकाल चुके हैं। और ये जो ए बी की लेंथ है, इस ए बी की लेंथ को बोल दिया हमने कैपिटल डी। ए बी की लेंथ को मैंने बोल दिया कैपिटल डी, कैपिटल डी मतलब डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। अच्छा, तो देखिएगा यहाँ पर आप लेट ए बी इज इक्वल टू डी बी द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, लेट ओ बी द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, ओ बी द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लेट कैपिटल एस, क्या दिखाई दे रहा है नीचे का? नो सर। नहीं लिख रहा, मैं ऊपर बना रहा हूँ, Yes, sir. मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसको। Let capital S, let capital S be the distance of moon from earth। अर्थ मतलब ऑब्जर्वर से मून तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एस हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये कहेंगे कि एज we know that theta is equal to r upon as we know that theta is equal to r upon radius, theta is equal to r upon radius। तो ये वाला एंगल बोल दीजिए बेटा थीटा, लेट एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा, ये तो एंगल थीटा हो गया। दूसरा आर्क AB, आर्क AB इज इक्विवेलेंट टू AB। आर्क AB को आपने लगभग AB के बराबर मान लिया। क्यों मान लिया? कि अर्थ से अगर मैं कंपेयर करूंगा मून को तो वो काफी छोटा है, अगर हम अर्थ से मून को कंपेयर करेंगे। और यहां से जब हम देखेंगे ना, जब यहां से हम देखेंगे तो हमको डायमीटर हो या वो कर्व हो, वो लगभग बराबर सा ही दिखाई देगा जब हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को। तो अब हमने कहा कि आर्क AB इज इक्विवेलेंट टू AB, सो थीटा इज इक्वल टू आर्क AB, मतलब ये हो गया AB अपॉन रेडियस, और रेडियस कितना है बेटा AO, AB अपॉन AO, ठीक है। तो ये AB क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू D, और AO क्या हो गया, मून से अर्थ का डिस्टेंस यानी कि S। मुझे क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ मून। इट इंप्लाइज दैट diameter of moon is equal to S theta। This is how diameter of moon is calculated. This is how diameter of moon is calculated. Or any planet, moon or any planet,
अरे आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई तो दे रहा है, मैं आज ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ब्लैक से नहीं लिख रहा हूँ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clearly visible. ठीक है, चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और हैं, पर पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एक चीज वो बता देता हूँ, ये थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये कहाँ से आया और इस चीज को मैं 10th वाली चीज से कैसे रिलेट कर सकता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाइए, नोट कर लो इसको फटाफट। ये वाला मिटा दूं इस साइड का। नोट करिएगा, ये जो 2 टॉपिक्स आपने करे हैं कि हाउ डिस्टेंस ऑफ मून इज मेजर्ड एंड हाउ डायमीटर ऑफ मून इज मेजर्ड, उसके बाद नोट करके लिखिएगा आगे। there are there are 3 units there are 3 units in which angles can be there are 3 units in which angles can be measured. They are degrees, radians और ग्रेड्स। 3 तरीके की यूनिट होती हैं, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है, एक ग्रेड होता है। ठीक है, ग्रेड जो है वो कहीं पर भी नहीं पढ़ा जाता, ग्रेड ऑब्सोलीट हो चुका है सब जगह से, तो ग्रेड में कहीं पर भी अब एंगल मेजर नहीं करे जाते। तो बेसिकली 2 ही यूनिट होती हैं, ग्रेड्स को हटा दीजिए, बस 2 ही यूनिट होती हैं, डिग्री और रेडियन। ठीक है, अब हमें ये देखना होता है डिग्री में और रेडियन में रिलेशन क्या होता है। देखिएगा, लेट द डिग्री मेजर of an angle be capital D, डिग्री मेजर को बोल दिया कैपिटल D, and the radian measure of an angle be capital R, रेडियन मेजर हो गया कैपिटल R। एक मिनट, आर्यन त्यागी जी पूछ रहे हैं कि ग्रेड क्यों हटा दिया गया। ठीक है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि ग्रेड क्यों हटा दिया गया, लेकिन ग्रेड में अब कहीं पर भी कुछ नहीं पूछा जाता, ना आईआईटी के एग्जाम में पूछा जाता है, ना सीबीएसई के सिलेबस में है, ना आईसीएसई में है, किसी भी सिलेबस में ग्रेड नहीं है। हमको मालूम है कि 3 यूनिट्स होती हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, लेकिन ग्रेड का कहीं पर भी कुछ नहीं पूछा जाता, हर बुक में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री और रेडियन की बात करनी है, बाकी आप ग्रेड छोड़ दीजिए, ग्रेड नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। चलो, इसमें हम ये कहते हैं कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर ना, ये बोलेंगे d upon 90 is equal to 2r upon pi, d upon 90 is equal to 2r upon pi। यहाँ पर जो पाई है ना, अगर मान लीजिए हमको रेडियन मेजर की बात करनी है तो हम पाई के टर्म्स में ही निकालेंगे। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 ही है, अभी तक हम वही पढ़ते हुए आए हैं। तो 180 डिग्री ना बेटा आप ठीक है, तो यही पढ़ते आए हैं ना कि पाई की वैल्यू जो है वो
हमारा पाई की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, वो 22/7 आती है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि इफ अगर डिग्री मेजर, किसी एंगल का डिग्री मेजर अगर 180 डिग्री है तो उसका रेडियन मेजर क्या होगा। ठीक, यहाँ लिखते हैं if d is equal to 180 degree then r is equal to what। और याद रखिएगा पाई को पाई ही रहने देना, पाई को पाई ही रहने देना। इसका मतलब क्या है, आप पाई की जगह 22/7 मत लिखना, पाई को एक नंबर समझ लो, पाई को पाई ही लिखा रहने देना। तो यहाँ डी की जगह डालिए, रिलेशन है d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, हर बच्चे को लर्न करना है ये रिलेशन। ठीक है, अभी आप मैथ्स में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पर भी ये आपके काम आएगा। चलो जी, अब b है 180 डिग्री, 180/90 is equal to 2r/पाई। 90 2 जा 180, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 is equal to r/पाई, r is equal to पाई हो गया। समझ गए, r की वैल्यू पाई हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा डिग्री मेजर किसी भी एंगल का अगर डिग्री मेजर 180 डिग्री है तो हम कहेंगे कि रेडियन मेजर क्या होगा उसका, पाई। और इसीलिए जनरली ये बोल दिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में जनरली ये बोल दिया जाता है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। एक्चुअली पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती, पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होती है। पाई रेडियन में अगर एंगल है तो उसका डिग्री इक्विवेलेंट 180 डिग्री होता है। रेडियन में अगर एंगल, दोबारा बता रहा हूँ, रेडियन में एंगल अगर पाई है उसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो डिग्री में एंगल मेजर 180 डिग्री आएगा। फिर इसी चीज से हमने दूसरी चीज डिराइव कर ली कि अगर 90 डिग्री है वो पाई/2 हो जाता है। देखिए, इफ b is equal to 90 डिग्री then रिलेशन में डालिए, रिलेशन होता है d/90 is equal to 2r/पाई। तो d की जगह 90 डालो, 90/90 is equal to 2r/पाई। 90 से 90 कट गया तो 2r is equal to पाई, तो r की वैल्यू क्या हो गई, पाई/2। इसका मतलब क्या है, जब हमारा एंगल डिग्री में 90 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे रेडियन में उस एंगल को बोला जाएगा पाई/2। इसीलिए जनरली स्पीकिंग वी से दैट कि पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई/4 मतलब 45 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ये चीज सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. सभी को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा देखिएगा कि ये होता है बेसिक रिलेशन डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। इसमें यहाँ पर एक तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स देखने से पहले मुझे एक काम और करना है। इधर ये तो नोट कर लिया आप लोगों ने, ये वाला पूरा पोर्शन, बेटा ये वाला जी पूरा सर। पोर्शन नोट कर लिया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब एक काम करिएगा, जैसे हम लोग टाइम देखते हैं ना, तो टाइम में जो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है उसको हम बोल देते हैं आर। आर के बाद जो सब यूनिट होती है उसको हम बोल देते हैं मिनट। फिर मिनट की जो सब यूनिट होती है उसको हम बोल देते हैं सेकंड। वही काम यहाँ पर करना है। हम लिखेंगे कि अगर डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री की एक सब यूनिट होती है मिनट, और मिनट की सब यूनिट होती है सेकंड। हम ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि बिल्कुल डिग्री को ऐसे समझिए जैसे आर होता है, कुछ भी अंतर नहीं है। हम ये कहेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और मिनट्स को कैसे लिखा जाता है, 60 डैश, ऐसे डैश लगा देते हैं ऊपर। और डिग्री को कैसे लिखते हैं ये तो आपको पता ही है, 1 डिग्री
इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक तो ये हो गया। अगला लिखेंगे एक पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 1 मिनट का मतलब 1 डैश और सेकंड्स का मतलब डबल डैश, 60 डबल डैश। ये हो गया, याद रहेगा बेटा? बिल्कुल भी इसमें कोई नई चीज मत समझना, ऐसे समझिए कि जैसे डिग्री है तो जो डिग्री होता है उस डिग्री को आप आर की तरह समझिए, और एक आर में जैसे 60 मिनट्स होते हैं ऐसे एक डिग्री में 60 मिनट्स, एक मिनट में जैसे 60 सेकंड्स होते हैं वैसे यहाँ पर एक मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एंगल calculate the angle of A 1 degree, comma B 1 minute, and C 1 second in radians, रेडियंस में निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे। रेडियन में जब भी आपको एंगल निकालना है आप उसको पाई की टर्म्स में निकालकर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है वो। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है कि आप पाई की जगह 22/7 कर रहे हैं और लगे पड़े हैं सॉल्व करने में, उसकी जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखिए इसको। अभी क्या करना होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे वही अपना बेसिक रिलेशन, और उस रिलेशन को लिखकर पहले, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ए बी और सी 3 पार्ट्स हैं और मुझे तीनों ही पार्ट्स में क्या करना है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि मुझे आर निकालना है। मुझे ये डी दे रखा है, ये भी आप समझिए मिनट है ना, मिनट को पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट करके डी बना दूंगा, सेकंड को पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट करके डी बना दूंगा, डी मतलब डिग्री मेजर। ठीक है, और आर मतलब रेडियन मेजर। ये क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द एंगल इन रेडियंस, जिसका मतलब मेरे से आर पूछा जा रहा है, रेडियन मेजर पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे as we know that d upon 90 is equal to 2r upon pi, d upon 90 is equal to 2r upon pi। तो बेटा r की वैल्यू निकालिए सीधा सीधा, 2r into 90, 2r into 90 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is equal to d into pi, d pi। ठीक है, तो r is equal to d pi upon 180। ठीक, ये हमारी r की वैल्यू आ गई, खत्म। अब इस चीज को मुझे हर एक में अप्लाई करते जाना है। ए पार्ट देखिएगा, ए पार्ट में d is equal to 1 डिग्री। ठीक है, therefore r is equal to 1 into pi upon 180। तो r is equal to pi upon 180, pi upon 180 ब्रैकेट लगाकर, और ऊपर छोटा सा पावर में लिख देना c, पावर में लिख देना छोटा सा c, c होता है ना c फॉर कैट, वो लिख देना। ठीक है, जैसे डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा बबल बना देते हैं, ऐसे जो रेडियन होता है, रेडियन के लिए छोटा सा सी लिख देते हैं यहाँ पर पावर में। ठीक है, अच्छा बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में मेरा डिग्री मेजर क्या है, 1 मिनट। तो b is equal to 1 minute which can be converted into degrees like this। 1/60 डिग्री। बिल्कुल सही, 1/60 डिग्री। ये हो गया 1/60 डिग्री। इस फॉर्मूले में डालिए, r is equal to d pi
अपॉन 180, डी कितना है बेटा 1/60 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 इंटू 180। कर दो इसको मल्टीप्लाई, r इज इक्वल टू पाई सर अपॉन 60 into 180, 16 नहीं, सॉरी 60 ओके। इंटू 180। ठीक है, तो 18 6 का कितना होता है 108। ठीक, तो ये हो गया 10800 और इसकी पावर में लिख दीजिए छोटा सा c, ये हो गया। उसके बाद सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। सी पार्ट में डिग्री मेजर क्या है 1 सेकेंड, इसका मतलब 1/60 इंटू 60 डिग्री मतलब 1/3600 डिग्री। तो आर कितना हो गया डी पाई अपॉन 180, डी की वैल्यू कितनी 1/3600 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 3600 मल्टीप्लाई बाई 180 कितना हो जाएगा पाई अपॉन 18 6 108, 10 कैरी 18 3 54 और 10 64 648 1 2 3 इतना रेडियंस। सभी को क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। The moon is observed from two diametrically opposite ends. The moon is observed from two diametrically opposite ends A and B on the earth. A and B on the earth. On the earth. ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पहली लाइन देखते ही क्या समझ में आ गया, पैरालैक्स मेथड यूज होगा। ठीक है, अगर अर्थ पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे मैं अगर कोई भी चीज किसी भी फार ऑफ ऑब्जेक्ट को, मून हो या प्लैनेट हो, उसको ऑब्जर्व करूं यानी कि पैरालैक्स मेथड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, आगे दे रखा है द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। द एंगल थीटा subtended at the moon, the angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is, by the two directions of observation, by the two directions of observation is 1 degree 54 minutes, 1 degree 54 minutes ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा given the diameter of the earth to be given the diameter of the earth to be 1.276
into 10 की पावर 7 मीटर 1.276 into 10 की पावर 7 meter. Compute the distance of the moon from the earth. Compute the distance of the moon from the earth. समझ गए क्वेश्चन क्या है? ठीक, अब ये हमारा पैरालैक्स मेथड ही दे रखा है और इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक, तो ये अर्थ है, आप मान लीजिए अर्थ है और ये अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स दे रखे हैं। तो एक तो एंड ये है ए और एक एंड ये है बी। यहां से आपने मून को ऑब्जर्व करा, यहां से आपने मून को ऑब्जर्व करा। इन्होंने बोल रखा है गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी, तो अर्थ का डायमीटर दे रखा है, देखिए अर्थ का जो ये डायमीटर है ये हमको दे रखा है, कैपिटल डी बोल दीजिए चलिए इसे, ठीक है, ये कैपिटल डी बोल दीजिए इसको। और ऑब्जर्वेशन के अलग अलग दो पॉइंट से जो ऑब्जर्वेशन बन रहा था एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, मून पर जो एंगल थीटा बन रहा है तो ये हो गया थीटा। ठीक, फॉर्मूला वही लगाना है सिंपल के थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं इस तरफ, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अच्छा आर्क यहाँ पर क्या है, ये जो डायमीटर है इसी को हम अप्रोक्सीमेटली आर्क मान लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू डायमीटर और ये जो रेडियस है, रेडियस क्या हो गया, ये जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है इसका रेडियस यानी कि ये एस, तो डी अपॉन एस होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून यानी कि एस पूछ रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा, एस इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा, ये चीज पूछी जाएगी। बताइए क्लियर है सभी को? एस इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा, और इसको डी ना बोलकर हम जनरली बी बोल देते हैं। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में बी मेंशन होगा, कहीं किसी में डी मेंशन होगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो थीटा है ना, थीटा शुड बी इन रेडियंस। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, बताइए। यस सर। थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करके और फिर आप इसका आंसर निकाल लेना। अभी 9 बजे हैं, मेरे को जरा बस इतना ही याद करवा पाऊंगा, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो आप इसको थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करके और एस की वैल्यू निकाल लीजिएगा बस, और जो भी आंसर आए वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा सही है या नहीं है, ठीक है? और सर अगर समझ नहीं आया, है बेटा? अगर सर अच्छे से समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलिए, ओके बाय थैंक यू सर। सर। ओके बेटा, ओके सर Thank you, sir. हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। सर हाँ जी बताइए। सर मैंने ना लेट ज्वाइन करा था, तो मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हाँ, इसकी? रिकॉर्डिंग पूरी भेज दूंगा बेटा, लेकिन रात को 11 बजे भेजूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके।
Aniket, गुड इवनिंग हाँ जी।